हेलो बच्चों, मैं विजय प्रजापति। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका के बारे में। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका के बारे में आपको बता रखा है, और उससे भी पहले मैंने कोशिका के बारे में, कोशिका प्रकार, कोशिका सिद्धांत आदि के बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमारा क्या टॉपिक है? एनिमल सेल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है इनमें, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले ज़रूरी है कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बातें जो है वो नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो इसे आइए हम लोग ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि इसके जंतु कोशिका में, जैसा कि प्लांट सेल में मैंने जब संरचना बनाई थी तो सबसे बाहर जो है सेल वॉल बनाई थी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। ठीक है, तो यानी कि अगर बाहर इसके सेल वॉल नहीं पाई जाती है तो इसके बाहर सबसे क्या पाई जाती होगी? सेल मेम्ब्रेन। इसकी यहाँ पर उभरी हुई संरचना होती है, फिर एक गड्ढे की तरह होता है, फिर ये यहाँ नीचे तक ऐसे बना। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये इसकी सबसे बाहरी लेयर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, यानी कि इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक यहाँ पर है और एक ये छोटा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? एक उलझी हुई संरचना है। ठीक है, फिंगर लाइक, मतलब कि आपस में सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक गड्ढा जो बना हुआ है, इसमें कोशिका के अंदर कुछ भी आता है, जैसे इसका भोजन हुआ इसके अंदर आता है कोशिका के, और इस गड्ढे के थ्रू क्या होता है, यहाँ से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जो इसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होंगे या जो भी कुछ पदार्थ जो इस कोशिका के योग्य नहीं रहेगा, उसको कोशिका से बाहर क्या है, एक गड्ढे से निकाला जाएगा, और एक गड्ढे से क्या होगा, इसके अंदर जो है आवश्यक पदार्थों का आवश्यक पदार्थ इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या, इसका सबसे पहले हम लोग केंद्रक बनाएंगे। ठीक है, तो इसका केंद्रक जो है बिल्कुल प्लांट सेल में मैंने बताया था आपको, केंद्रक जो है ये डबल लाइन में इसकी केंद्रक झिल्ली हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो इसके बीच में एक छोटा छोटा पोर होता है, छिद्र होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर। और इस झिल्ली को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो छोटे छोटे छिद्र हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इनको बोलेंगे न्यूक्लियोपोर। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या होगा कि एक छोटा सा इसका न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, फिर न्यूक्लियोलस के चारों क्या होंगे, इसके एक फ्लूइड पाया जाएगा जिसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, और ये छोटा सा जो भाग इसका दिखाई दे रहा है गोल सा, इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर जो है इसके जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमैटिन वाला पार्ट ऐसे पाया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। ठीक है बच्चों, अब इतना जितना हम लोगों ने पार्ट सीख लिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये सभी पार्ट जो है किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी पार्ट आएंगे न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंतर्गत।
ठीक है, केंद्रक में इतने सभी चीज़ें पाई जाए। अब हम लोग देखेंगे केंद्रक के बाहर, यानी कि ये जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक का जो अपर मोस्ट पार्ट है क्या है, केंद्रक झिल्ली या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाहर हम लोग देखेंगे क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, यानी कि इस प्लाज्मा झिल्ली और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली के बीच में हर तरफ क्या होता है, फ्लूइड होता है। इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, क्या होता है ये बताओ, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, फिर इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अब केंद्रक से ही, यहाँ पे ध्यान देना हम लोगों को कि केंद्रक से ही बीच से एक छोटा लाइन, फिर इसके बाद एक बड़ा लाइन। ठीक है बच्चों, एक छोटा लाइन और एक बड़ा लाइन, ऐसे केंद्रक के चारों तरफ क्या पाई जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या पाई जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बना दे तो इसका काम भी बता दें हम। ठीक है बच्चों, चारों तरफ इसको बनाना है। ठीक, इस पे छोटे छोटे राइबोसोम लगे हुए होते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसका क्या होगा, कुछ स्मूथ भी होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाहर भी क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये छोटा छोटा हम यहाँ पे राइबोसोम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या है, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन जो है कोशिका में राइबोसोम पर बनते हैं। तो राइबोसोम तो हम लोग देखेंगे कि इस पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी है और राइबोसोम स्वतंत्र रूप में भी है। तो कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कोशिका के अंदर उपयोग में लाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन जो कोशिका के अंदर उपयोग में लाए जाएंगे, वो कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं राइबोसोम से। ठीक है, और कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो कोशिका से बाहर भेजे जाते हैं दूसरी कोशिकाओं। ठीक है, वो भी कहाँ से बनते हैं, राइबोसोम से ही बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग दूसरा ऑर्गेनेल्स इसमें देखेंगे, क्या, गोल्गी बॉडी। ठीक है, पहले छोटा सा रहेगा, फिर इसके बाद इसको क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी, या इसी का दूसरा नाम है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसके बीच में एक छोटे छोटे वेसिकल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वेसिकल। इसको क्या कहते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल। काम क्या होता है, जब इसको अगर कोशिका से बाहर कुछ लेके जानी है, तो कोई भी पदार्थ लेकर जाना है तो ये इसके अंदर आकर फिट हो जाता है। और ये जो वेसिकल का ये वाला बाहर वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ तक मान लीजिए वेसिकल आ गया। ठीक है, अपने अंदर वह पदार्थ लिया है जिसको बाहर निकालना है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर इसके साथ ब्रेक हो जाएगा और ये जो पदार्थ है बाहर की तरफ निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब कोशिका कार्य कर रही है तो एनर्जी भी तो प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, तो किसके द्वारा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया बना दे रहे हैं। ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन में कवर रहता है। इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है कोशिका में। फिर इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कोशिका में क्या होती है, छोटे छोटे ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इस कोशिका के स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं।
ठीक है। इनको क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स। क्या बोलेंगे? माइक्रोट्यूबुल्स। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? ये जो फिंगर लाइक यहाँ पर प्रोजेक्शन है, इसको कहते हैं माइक्रोविल्लाई। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोविल्लाई। तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर ये बन गया। फिर छोटे छोटे लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगर बाय द वे किसी कारण से ये लाइसोसोम की जो वाल है ये फट गई तो पूरी कोशिका को ही ये डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या हो गया। गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, लाइसोसोम। फिर इसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसी में क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ठीक है, फिर ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, SER। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है कि जैसे भोजन का डिटॉक्सिफिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भोजन हमारे शरीर में विषैला जो भी पदार्थ है उसका निराविषीकरण करता है। ठीक है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो बच्चों ये जो है जनरली एक एनिमल सेल है। ठीक है, तो इससे आप लोग देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। कुछ और एक चीज़ और है इसमें जो है ऐसे इस लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल भी पाया जाता है। ठीक है, ऐसे बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। ठीक है, इस सेंट्रियोल से ही ये जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं, माइक्रोफिम्ब्री होती हैं छोटी छोटी भी, तो वो सभी, और फ्लैजिला होता है, ये सभी किससे बनते हैं? सेंट्रियोल से बनते हैं। इस माइक्रोविल्लाई का काम नहीं बताया मैं। माइक्रोविल्लाई का क्या काम होता है कि ये कोशिका को फैलने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे कोशिका के वॉल्यूम को बढ़ा सकता है। ठीक, फिर इसके बाद जिस फूड, मान लीजिए कि कोशिका को फूड पार्टिकल कोशिका के बाहर आया हुआ है, तो अगर इसके अंदर फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कराना है तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एंडोसाइटोसिस। ठीक है, क्या कहलाएगी? एंडोसाइटोसिस। और जिस प्रोसेस से इसको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है, इसको, ये जो पार्टिकल है इसको बाहर निकालेंगे, उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों, तो ये एक जो है बेसिक डायग्राम है एनिमल सेल का। किसका डायग्राम है ये? एनिमल सेल, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से। जो भी अगर बातें आपको नहीं, अगर मान लीजिए समझ में आती है, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।